हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में काइनेमेटिक इक्वेशंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को देखा था। अभी इस पर्टिकुलर क्लास में हम तीन ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे जो काइनेमेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन हुआ है उसके एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करेंगे इन तीन प्रॉब्लम से। ठीक है, तो पहला जो प्रॉब्लम है वो है उसको दिया था गैलीलियो ने। ठीक है, फेमस साइंटिस्ट जो है गैलीलियो, उन्होंने दिया था। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? दैट प्रॉब्लम इज नोन एज गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, ये कहता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, व्हाट डज द लॉ सेज? ठीक है, सो द लॉ given by law of odd numbers given by Galileo, it says that the distance is traversed during equal intervals of time by a body falling from rest stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity ओके, इसका मतलब क्या है कि भाई जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? 1:3:5:7:, ओके, इस तरीके से 11:13, इस तरीके से आपका रेशियो आएगा। अब इस जो स्टेटमेंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि भाई इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आपको लेना है। ठीक है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो भी डिस्टेंसेस ट्रैवल किया है किसने, कोई एक बॉडी ने, जब वो अपना रेस्ट से वो बाहर आया और वो फॉल करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो वो जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो डिस्टेंसेस ट्रेवर्स किया है वो सारे डिस्टेंसेस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? वो आपका ऑड नंबर्स का जो रेशियो होगा उसमें होगा। ठीक है, तो ऑड नंबर्स का रेशियो मतलब क्या हुआ? 1:3:5:7। इस रेशियो में आपका जितने भी डिस्टेंसेस ट्रेवर्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कई बार क्या होता है कि आपको पूछा जाता है कि भाई ये जो हम ये एक प्रॉब्लम बता रहे हैं, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स जो है, इसको प्रूफ करो। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। फाइन, सो एज पार्ट ऑफ प्रूफ सबसे पहले तो क्या है भाई, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बोल रहा है ना। सो लेट अस डिवाइड द टाइम interval of the motion of the object। अब भाई यहां बतानी जरूरी है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है? अंडर फ्री फॉल है। ठीक है ना, अंडर फ्री फॉल इनटू मेनी इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, अब भाई जो टाइम इंटरवल है उसको इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम की बात हुई ना, एजम्पशन क्या है? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो वहां पे क्या है, हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, इसको मेनी इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। लेट दैट मेनी इक्वल इंटरवल इज डिनोटेड बाय टाउ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है? हमें डिस्टेंस निकालना है। किसमें? सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम। भाई हर टाउ में आपका जो डिस्टेंस है वो कितना हो रहा है। ठीक है ना, सो देखो, सिंस आपका जो बॉडी है वो इनिशियली किस पे था? रेस्ट में था। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी क्या हो जाएगी? नाउ
इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू व्हाट, 0, है ना। सो यहाँ पे भाई अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको डिस्टेंस और वेलोसिटी तो 0 हो गई, अब अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर आपको जो है रिलेशन देखना है तो उसके लिए कौन सा इक्वेशन होता है, उसके लिए सेकंड इक्वेशन होता है। सेकंड इक्वेशन क्या कहता है कि भाई y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। या फिर इसको y ना लेके हम लोग s ले लेते हैं, s इज इक्वल टू वॉट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फाइन। अब यहाँ पे हमें पता है u की वैल्यू तो 0 हो गई, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ। अब ये a की वैल्यू देखो फ्री फॉल है, फ्री फॉल के केस में जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस g, वेयर g इज व्हाट, g इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो क्या हो जाएगा माइनस g, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस g t स्क्वायर, ठीक है। तो आपकी s की वैल्यू क्या हो गई, माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, लेट अस सपोज कि ये आपका एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग जो है इस इक्वेशन का यूज करके डिफरेंट डिस्टेंसेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे हम उसको किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करो, एक टाइम इंटरवल ले लो t, ठीक है। टाइम इंटरवल क्या क्या हो सकता है, तो टाइम इंटरवल हो सकता है आपका 0, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या होगा, टाउ होगा, टाउ क्या है, एक टाइम इंटरवल है। फिर टाउ प्लस टाउ तो क्या हो जाएगा 2 टाउ, फिर टाउ प्लस टाउ तो क्या हो जाएगा 3 टाउ, फिर उसके बाद 3 टाउ प्लस टाउ 4 टाउ, फिर क्या हो जाएगा 4 टाउ प्लस टाउ 5 टाउ, फिर क्या हो जाएगा 5 टाउ प्लस टाउ 6 टाउ। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो टाइम इंटरवल इंक्रीज कर रहे हैं वो इक्वल टाइम इंटरवल्स इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। और वो हमने पहले ही एज्यूम कर लिया है वो क्या है, टाउ है, करेक्ट। अब इसके बाद क्या है आपके पास, डिस्टेंस क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, s है, ठीक है। अब s की अगर हम बात करते हैं तो s को आप क्या डिनोट कर सकते हो, तो भाई वो जब कैलकुलेशन करेंगे तो उस समय देख लेंगे कि जो s डिनोट हो रहा है वो किस तरीके से हम ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो है, थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है भाई s, लेकिन ये जो s है दिस इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, दिस इज इन टर्म्स ऑफ y नॉट, है ना, जो हमने कैलकुलेट किया है ना। तो वो जो है हम s जो आपका इनिशियल पोजीशन है उसके टर्म्स में लेंगे। उसके बाद भाई हम डिस्टेंस कितना ट्रैवर्स हुआ है, ठीक है, सक्सेसिव इंटरवल में, वो चेक करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, रेशियो ऑफ डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे आपके वैल्यूज क्या क्या आते हैं वो देखते हैं। और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई अगर t की वैल्यू 0 है, अगर t की वैल्यू 0 है तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन 1 में डालो, s की वैल्यू 0 हो जाएगी। s की वैल्यू अगर 0 है, इनिशियल पोजीशन तो आपको पता ही है कि भैया वो 0 है, करेक्ट। अब टाउ, अगर t की वैल्यू टाउ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s की वैल्यू t की जगह पे टाउ डालो, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ g टाउ स्क्वायर, करेक्ट। और इसको आप स्पेसिफाई कर सकते हो कोई इनिशियल पोजीशन s0, है ना, क्योंकि ये क्या हुआ कि आपका जो है पहला ऐसा पोजीशन है जिसकी वैल्यू आपको मिल रही है, करेक्ट। 2 टाउ अगर आप लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये बहुत सिंपल है भाई, t की जगह पे यहाँ पे क्या करना है आपको, t की जगह पे 2 टाउ रखना है तो 4 टाउ स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 इंटू हाफ g टाउ स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो यहाँ पे जो s0 थी, ठीक है, माइनस हाफ g टाउ स्क्वायर, उसमें कितना किसके मल्टीपल में आ गया, 4 के मल्टीपल में आ गया। तो इसको मैं 4s0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस हाफ g टाउ स्क्वायर क्या था s0, उसमें 4 मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया -4 इंटू हाफ जी टाउ स्क्वायर। अब 3 टाउ लेना है तो 3 टाउ में यहाँ पे क्या है, t की जगह पे 3 टाउ करो तो क्या आ जाएगा 9 टाउ स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -9 हाफ जी टाउ स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा भाई
बहुत सिंपल है, जो S0 है उसमें 9 मल्टीप्लाई हुआ है तो आपको जो है -9 इंटू हाफ जी टाउ स्क्वायर आया। वैसे ही 4 टाउ को अगर पुट करो क्या आ जाएगा, -16 इंटू हाफ जी टाउ स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 16S0, करेक्ट। सिमिलरली 5 टाउ लेते हैं तो क्या हो जाएगा -25 इंटू हाफ जी टाउ स्क्वायर, करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा 25S0। सिमिलरली 6 लिए तो क्या हो जाएगा -36 इंटू हाफ जी टाउ स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 36S0, है ना। सिंपल सी बात है कि पहला हमने क्या एज्यूम किया कि भाई मान लेते हैं कि ये जो आपका डिस्टेंस है वो S0 है, ठीक है ना। तो अगर ये S0 है पहला डिस्टेंस तो उसमें मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमारा डिस्टेंस क्या पता चल रहा है, देखो पहला का जो डिस्टेंस है वो तो कुछ डिस्टेंस ही नहीं आएगा, 0 0 सब आ रहा है, तो यहाँ तो कोई डिस्टेंस निकालने की का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, ठीक है। तो अब टाउ की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा S0 आएगा, करेक्ट। यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवर्स सक्सेसिव इंटरवल्स के ले रहे हैं ना, ये जो आप डिस्टेंस ले रहे हो डिस्टेंस इन सक्सेसिव इंटरवल्स है। सक्सेसिव इंटरवल्स मतलब सक्सेसिव इंटरवल्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे पहला तो 0 है, यहाँ टाउ पे क्या हो जाएगा S0 -0 S0, ठीक है। दूसरा जो आपका यहाँ पे है ये क्या हो जाएगा 4S0 -S0 3S0, ये 9S0 -4S0 5S0, 16S0 -9S0 7S0, 25 -16 9S0, करेक्ट। फिर 36 -25 11S0, करेक्ट। अब इसका अगर रेशियो देखो तो क्या निकलता है, तो 3S0, ठीक है। ये S0 तो ये यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे क्या निकलेगा रेशियो 3 निकलेगा, यहाँ 5 निकलेगा, यहाँ 7 निकलेगा, यहाँ 9 निकलेगा, यहाँ 11 निकलेगा। तो ये क्या है, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवर्स्ड, दिस इज व्हाट रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवर्स्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो रेशियो है वो किस में आ रहा है, 1:2 3:2 5:2 7:2 9:2 11:2 और ये बढ़ते जा रहा है ना। तो हेंस विद दिस पर्टिकुलर मेथड यूजिंग सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन which depicts the relationship between distance and time given by the equation over here. Okay, equation over here you have tried to predict what, you have tried to find out or prove the Galileo's law of odd numbers, ठीक है। अब ये तो हो गया गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। इसके साथ एक और पॉइंट होता है जो हमें समझना चाहिए, ये एक दूसरा एप्लीकेशन है। वो क्या है एप्लीकेशन भाई, स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसको समझो, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल को पहले समझ लेते हैं ये क्या है। देखो कई बार जब आप किसी स्कूल के सामने से निकल रहे होगे, किसी मोड़ पे मुड़ रहे होगे अपनी बाइक को या बाइसिकल को लेके, कार को लेके, या फिर किसी सिटी में ही किसी अलग अलग ट्रैफिक एरिया से या हॉस्पिटल से या किसी एरिया से निकल रहे होगे, तो वहां पे लिखा होता है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पीड, मैक्सिमम स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखा होता है ना। तो वो क्यों लिखा, वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो ऐसे ही थोड़ी लिख देते हैं। उसका वो क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेट होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो मान लो कि एक व्हीकल है, ठीक है, मान लो कि एक व्हीकल है, ठीक है, एक कार है मान लो, ठीक है। अब ये कार जो है ये मूव कर रही है, लेट अस सपोज कि ये मूव कर रही है कुछ स्पीड से, कुछ स्पीड ले लो, है ना, x स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, x स्पीड से, x मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वेलोसिटी से ये मूव कर रही है कार, ठीक है। अब ये मूव कर रही है तो अगर ये कार ब्रेक लगाता है तो तुरंत तो कभी कोई ब्रेक लगता नहीं है, ब्रेक लगने के बाद भी गाड़ी डिसेलरेट होती है और उसके बाद कुछ दूरी पे जाके ही वो रुकती है, ऐसा तो नहीं होता है कि उसी जगह पे रुक जाती है, करेक्ट। तो ये जो कुछ दूरी तक ब्रेक, मान लो कि यहाँ पे आपने ब्रेक लगाया, इस ब्रेक लगाने के बाद ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया,
इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, अब ये स्टॉपिंग डिस्टेंस क्यों जरूरी है? मान लो आप किसी स्कूल के पास से निकल रहे हो, ठीक है, और आपको कोई दिया नहीं है कि स्पीड लिमिट नहीं दिया है, आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, अचानक से कोई स्कूल से भागता हुआ बच्चा बाहर आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, स्कूल से बच्चा जब भागता हुआ बाहर आ जाएगा तो आप अचानक से ब्रेक लगाओगे, हो सकता है कि आपकी गाड़ी को रुकते रुकते वो बच्चे तक जाए और बच्चे को वो ठोक दे, हो सकता है कि बच्चा का एक्सीडेंट हो जाए, बच्चा उसमें जो है आपकी क्रैश लैंडिंग हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इसी चीज को दूर करने के लिए जो एप्लीकेशन लगता है काइनेमेटिक मोशन का, काइनेमेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन जो लगता है वो लगता है स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, तो वो जो आप देखते हो ना कि जब आपकी ट्रेन्स भी निकलती है तो कई जगह पे लिखा होता है मैक्सिमम स्पीड लिमिट इतना है, स्कूल्स में या अपने सिटी में कहीं कहीं घूमते हो तो लिखा होता है, वो एक्चुअली कैलकुलेट करके लिखा होता है कि अगर आप इस स्पीड से जाओगे तो कुछ दूरी पे आप अगर ब्रेक लगाते हो सो वो सेफ डिस्टेंस पे वो जो है ब्रेक लगने के बाद आप जो है अपनी गाड़ी को रोक सकते हो विदाउट कॉजिंग एनी एक्सीडेंट। ओके, सो दिस इज नोन एज स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, तो इसको जो है और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, समझने के लिए परेशानी ना हो, थोड़ा वर्ड्स के फॉर्म में समझ लेते हैं। ठीक है, तो इट में भी आज इन द एग्जामिनेशन ना, सो व्हेन brakes are applied to a moving vehicle, then the distance it travels before stopping is known as what, or is called what, the stopping distance. तो ये इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन रोड सेफ्टी में होता है। ठीक है, और ये हमेशा किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी, डिसेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं तो डिसेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन में क्या हुआ, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है ना। डिसेलरेशन में क्या होता है, आपकी गाड़ी की स्पीड कम होती है, आप रुकने के लिए डिसेलरेशन का यूज होता है। ठीक है, तो डिसेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करोगे तो डिसेलरेशन को किससे डिनोट करोगे, इसको डिनोट करोगे आप माइनस ए से। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन इज ए, इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए, देन deceleration is equal to what, minus a. this is very important। हाँ, ये सब क्या है ना, ये सब आपको फॉर्मूला जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई डिराइव एन एक्सप्रेशन अगर मैं कहता हूं कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है, सो लेट्स डिराइव दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। What is this? Derivation of expression for stopping distance। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर ये स्टॉपिंग डिस्टेंस के एक्सप्रेशन की क्या जरूरत है? भैया आप कैलकुलेट कैसे करोगे कि आपकी रोड सेफ्टी कितनी स्पीड लिमिट आपको हर रोड पे रखनी है ना? तो उसके लिए कुछ एक्सप्रेशन होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन के लिए क्या जरूरत पड़ेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, क्या जरूरत पड़ेगा, इसमें जरूरत पड़ेगा भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सो लेट अस सपोज दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the vehicle before it stops is equal to what, let us suppose हम उसको ds ले लेते हैं। ठीक है, सो अभी देखो क्या है कि हम किसकी बात कर रहे हैं,
हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को कम करने की बात कर रहे हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस में कैसे स्टॉपिंग होगा, वहां पे एक्सेलरेशन की बात होगी, वहां इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की बात होगी, और वहां डिस्टेंस की बात होगी, करेक्ट। तो जब ये सारे पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है, यहाँ टाइम की बात नहीं हो रही है, हम यहाँ पे क्या हो रही है कि डिस्टेंस की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है, और एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो यहाँ कौन सा लॉ लगेगा, इक्वेशन कौन सा वाला इक्वेशन लगेगा, थर्ड वाला इक्वेशन लगेगा। क्या है वो इक्वेशन भाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये आपका इक्वेशन होता है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे v जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग की बात हो रही है ना, स्टॉप होने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू 0। वाई, बिकॉज आफ्टर स्टॉपिंग तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो v क्या हो जाएगा, v भी आपका जो है 0 हो जाएगा, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो आप किसके बेसिस पे अब निकालोगे, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस, भाई यहाँ इस इक्वेशन में इसको पुट कर दो, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। और हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई यू स्क्वायर यहाँ पे माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a/ds, क्योंकि ये जो हम s यहाँ पे लिख रहे हैं, ये डिस्टेंस हमने क्या एज्यूम किया है, ds एज्यूम किया है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, स्टॉपिंग डिस्टेंस ds, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो इससे हमें क्या पता चला, देखो पॉइंट नंबर 1, ठीक है, कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, your stopping distance, it is directly proportional to what, square of initial velocity, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी पे इसका कोई रिलेशन नहीं है ना। तो इससे क्या पता चल गया कि भाई आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। जितना आप इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज करोगे उतना आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीज होगा, है ना। मतलब तो इसका मतलब क्या है कि आपको कम से कम इनिशियल वेलोसिटी रखना चाहिए ताकि आप कम से कम डिस्टेंस कवर करके और स्टॉप हो जाए, वही तो हमें चाहिए। हम जब ब्रेक लगाएं तो ज्यादा दूर जाके जो है आपकी गाड़ी ना रुके, जहां ब्रेक लगाए उससे कुछ ही दूर जाके वो रुके, है ना। और यहाँ पे एक और क्या हम कह सकते हैं कि भाई जो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस है, जो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 into एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डबल ऑफ एक्सेलरेशन अगर आपका है तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो है आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है, अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, कितना, मान लो डबल इंक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ यू स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर ये डबल इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 4u स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये 4 टाइम्स आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसका एप्लीकेशन क्या है कि हम लोग जो है जब वो रोड सेफ्टी के लिए जो भी मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी हमारा लिमिट सेट होता है वो इसी बेसिस पे सेट होता है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम और हम लोग देख लेते हैं, दैट प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस रिएक्शन टाइम, इसको हम समझते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, कई बार मान लो कि आप किसी चीज को देख रहे हो, समझ रहे हो, है ना। अब हो सकता है आप ड्राइव कर रहे हो, लेट अस सपोज आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। और अचानक से रोड पे कोई जो है बच्चा आ जाता है, या कोई बूढ़ा आदमी आ जाता है, या कोई भी अचानक से जो है कोई एनिमल आ जाता है ना। तो क्या होता है, आप कितने जल्दी ब्रेक लगाते हो, ठीक है, ताकि आपकी गाड़ी रुक सके, ठीक है। तो वो जो टाइम लगता है आपको ब्रेक लगाने में, आप कितना टाइम लगाते हो ब्रेक लगाने में, वो आपका रिएक्शन टाइम कहलाता है, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम किस पे डिपेंड करता है, सो योर रिएक्शन टाइम इट डिपेंड्स ऑन, रिएक्शन टाइम डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन, the complexity of the situation,
एंड ऑन द इंडिविजुअल। स्टिमुलाई का नाम सुना है आप? जब बच्चे होंगे तो आप उस समय एक स्टिमुलस पढ़े होंगे, जब पीछे के क्लास में 10th तक की क्लास के साइंस में आपने एक टर्म पढ़ा होगा, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है कि भाई आपको मान लो कि कोई गर्म पानी अगर आपके ऊपर जो है वो किसी ने रख दिया, तो आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, कितना देरी से रिएक्ट करता है, कितना जल्दी रिएक्ट करता है, वो जो होता है वो स्टिमुलस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ रिएक्शन टाइम की जो हम बात करते हैं वो क्या है? दिस रिएक्शन एट टाइम इज कि अगर आपकी गाड़ी के सामने कोई मान लो कि कुत्ता आ गया, तो आपको ब्रेक लगाने के लिए जो टाइम लगा वो रिएक्शन टाइम कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत छोटा सा जो है कई बार एक्सपेरिमेंट होता है। पता है क्या एक्सपेरिमेंट होता है? मान लो कि भाई बहुत बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि आप क्या करो, एक रूलर स्केल ले लो। ठीक है, जिससे आप लाइन खींचते हो ना अपने नोटबुक्स में, आप जो है लाइन ड्रॉ करते हो, रूलर स्केल वो ले लो। आपके फ्रेंड को बोलो कि वो क्या करेगा ना, ये जो रूलर स्केल है इसको वो क्या करेगा, ये ड्रॉप करेगा। ठीक है, और आप अपना जो हैंड है ना वो यहाँ पे कहीं पे अपने ना इस पोर्शन में अपने जो अपना आपका जो हैंड है उसको रखो। ठीक है, और वो इस तरीके से रखो कि जब वो फ्रेंड उसको ड्रॉप करे, ड्रॉप करने के बाद आप तुरंत उसको पकड़ो। ठीक है, तो तुरंत आप उसको पकड़ो। तो ये क्या हो रहा है कि भाई ये फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट गिर रहा है नीचे की तरफ, और आप जो है जैसे ही फ्रेंड ने छोड़ा, कितना टाइम लगा आपको उसको पकड़ने में, है ना? तो इससे मतलब क्या होगा, ये रूलर पे जो आपको आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो रूलर से पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है रूलर पे, सेंटीमीटर्स मीटर्स में क्या होता है कि आपके जो है मार्किंग्स होती हैं, तो उससे क्या पता चल जाता है कि भाई इतना से इतना आने में आपका रिएक्शन टाइम क्या लगा। मान लो कि आपके फ्रेंड ने जो है जब रूलर अभी अपने हाथ में रखा हुआ है, उस समय आपका जो हाथ है वो कहाँ पे है, 10 सेंटीमीटर पे है, और जब फ्रेंड ने छोड़ा और उसके बाद आप अगर उस रूलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कई बार इसको करते समय रूलर गिर भी जाता है ना, तो उसका रिएक्शन टाइम क्या है आपका, स्लो है। तो आप पकड़ते हो तो मान लो कि आप क्या है 10 सेंटीमीटर पे अपना रखे थे, 10 सेंटीमीटर पे रखे थे हाथ, और जब आप उसको पकड़े तो 5 सेंटीमीटर हुआ। तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ। ठीक है, तो ये जो एक एक्सपेरिमेंट है इससे रिएक्शन टाइम पता चल जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या है, सबसे पहले तो आप एजम्पशन क्या ले सकते हो, कुछ एजम्पशंस ले सकते हो। क्या एजम्पशन ले सकते हो भाई? पहला तो मैंने बता दिया कि जो रूलर है, रूलर इज इन फ्री फॉल। तो अगर रूलर फ्री फॉल में है, ठीक है, और तो उसके केस में जो आपका एक्सेलरेशन वो क्या हो जाएगा, -g। मैंने पहले ही पिछली क्लास में डिस्कस किया है, दैट इज व्हाट, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और जो आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है u, दैट इनिशियल वेलोसिटी u इज व्हाट, इट इज इक्वल टू 0, बिकॉज रूलर पहले रेस्ट पे था और उसे फिर जो है छोड़ा गया है ना। मान लो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो हम लोग ले रहे हैं, लेट अस सपोज दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिनोटेड बाय स्मॉल d, है ना। और मान लो जो रिएक्शन टाइम है, दैट रिएक्शन टाइम इज डिनोटेड बाय लेट अस सपोज t सबस्क्रिप्ट r। ठीक है, तो अब मान लो कि मुझे अगर निकालना है कि भाई रिएक्शन टाइम क्या है, तो आपको क्या है, काइनेमेटिक इक्वेशंस का यूज करना होगा। अब काइनेमेटिक इक्वेशंस का यूज करना है तो अब समझो, ठीक है, क्या समझना है हमें कि कौन सा इक्वेशन यूज करना है। पहला इक्वेशन कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, पर डिस्टेंस नहीं है। थर्ड इक्वेशन कहता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसमें वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है, पर टाइम नहीं है। लेकिन हमें तो टाइम चाहिए ना, रिएक्शन टाइम चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लगेगा जिसमें चारों चीज हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, डिस्टेंस भी हो और टाइम भी हो, वो कौन सा है, सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, सेकेंड इक्वेशन कहता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। s क्या है यहाँ पे d, u क्या है आपका 0 प्लस हाफ, और a क्या है -g, और टी आर स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज हमने t क्या लिया है, टी आर लिया है, करेक्ट।
तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा आपका, माइनस हाफ जी टी आर स्क्वायर, और इसको टी आर के टर्म में अगर हम लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 2d बाई जी इंटू 2d by g seconds. So this is what, this is your reaction time. ठीक है, तो इस पे कई बार क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना. लेट अस सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं. मैं अगर कहता हूं कि भाई लेट अस सपोज d इज इक्वल टू, लेट अस सपोज 21 सेंटीमीटर है. ठीक है, लेट अस सपोज कि जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज व्हाट, दैट इज 21 सेंटीमीटर. ठीक है, g क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो रिएक्शन टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा वो आपका, रूट ओवर 2 इंटू 0.21. 0.21 क्यों हुआ, बिकॉज दिस 21 डिवाइड बाई 100 करेंगे ना, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इसको लेना है. ठीक है, SI यूनिट में कैलकुलेशंस होता है, याद रखना, डिवाइडेड बाई 9.8. ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, नियरली इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स. ठीक है, तो हमने जो पिछले कुछ क्लासेस में हमने क्या सीखा है कि भाई काइनेमेटिक इक्वेशंस का क्या यूज है, काइनेमेटिक इक्वेशंस का डेरिवेशन कैसे किया जाता है, बोथ ग्राफिकल मेथड से और मेथड ऑफ कैलकुलस से. फिर हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे, फ्री फॉल का प्रॉब्लम देखा तो वहां पे हमने जो है उसका एप्लीकेशन देखा. हमने गैलीलियो ऑड नंबर्स का प्रॉब्लम देखा तो उसमें भी देखा. रिएक्शन टाइम का प्रॉब्लम देखा तो वहां पे भी हमने जो है समझा कि भाई हाँ किस तरीके से जो है उसका रिलेशन कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, न्यूमेरिकल आए, घबराना नहीं. ठीक है, जैसे मैं जब स्टूडेंट था तो मैं घबरा जाता था. क्यों घबरा जाता था, बिकॉज कंसेप्ट ये क्लियर नहीं था कि कैसे अप्रोच करना है सॉल्यूशन बनाने के लिए. ठीक है, तो अप्रोच करने का क्या तरीका होना चाहिए. मान लो आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया, ठीक है, और उसमें एक डिस्टेंस दे दिया, कुछ दे दिया, टाइम दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, समथिंग, है ना. तो सबसे पहले क्या है ना, आप उस प्रॉब्लम में ये समझो कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट का मोशन है, सबसे पहला दिमाग में आना चाहिए, ये जो ऑब्जेक्ट का मोशन है ये स्ट्रेट लाइन में मोशन है, फाइन स्ट्रेट लाइन में मोशन है. अब ये वाई एक्सिस पे है कि एक्स एक्सिस पे है, ये सोचो. ठीक है, जब ये सोच लिया उसके बाद नेक्स्ट आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई जो भी गिवन है वो लिख लो. तो इनिशियल वेलोसिटी, मतलब अगर वो रेस्ट से शुरू हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. अगर वो रेस्ट से शुरू ना होके वो फाइनली वो रुक रहा है कहीं पे तो उसमें फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना. तो आपको पहले जो है सारे पैरामीटर्स देख लेने हैं. ठीक है, जब पैरामीटर्स निकल गए अब ये देखना है कि भाई आपको निकालना क्या है. जैसे अगर आपको डिस्टेंस निकालना है और वहां पे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और इन सारे ये सारे टर्म्स दिए हुए हैं, तो वो कौन सा लॉ है जिसके, जैसे कि पहला लॉ है v इज इक्वल टू यू प्लस 80. v इज इक्वल टू यू प्लस 80 में वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, तो डिस्टेंस की बात ही नहीं होती है. तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये वाला जो पहला वाला इक्वेशन है वो यूज नहीं होगा. अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करता हूँ तो वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या है कि भाई डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है, टाइम है और वेलोसिटी है. तो यहाँ पे क्या है कि चारों चीजें जब दी होंगी तो उनके बीच में आप रिलेशन निकाल सकते हैं. और थर्ड क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, यहाँ टाइम का यूज नहीं हुआ है. ठीक है, तो और कई बार ऐसे होता है कि कई प्रॉब्लम्स ऐसे दिए होते हैं जिसमें आप जो है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द 2 और मोर देन 2 इक्वेशंस करते हो. किसी एक इक्वेशन से कुछ वैल्यू निकाल के उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके और कोई तीसरा वैल्यू निकालते हो. ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस हैं इनको याद रखो. और आप कोई भी प्रॉब्लम बनाते समय प्रॉब्लम को पहले समझो कि प्रॉब्लम पूछ क्या रहा है. ठीक है, हो सके तो उसका जो है फ्री बॉडी डायग्राम बना दो. अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है. तो मैंने पिछली क्लास में जब आपको पढ़ाया था तो पिछली क्लास में आपको एक प्रॉब्लम दिया था, है ना. उस प्रॉब्लम के लिए देखो मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था. फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, उसमें ये होता है कि भाई जो भी आपका ब्लॉक डायग्राम है उस डायग्राम को बनाओ, उसमें मोशन को समझो कि मोशन किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है. उस मोशन अगर कोई मोशन अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना. तो ये जो डायग्राम होता है आइडियल सिचुएशन में बनता है, उसको क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम. वो डायग्राम बना लो और उस डायग्राम बनाने के बाद जो भी अपना सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन SI यूनिट में कैलकुलेट करो. ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना. फाइन. So we will meet in the next class and we will talk about the last topic of this particular chapter, that is
योर रिलेटिव वेलोसिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. हैव ए नाइस डे.